क्या आप भी एक नई कार खरीदने का विचार कर रहे हैं? यदि हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम आपको कार खरीदने का पूरा प्रोसेस बताएंगे और साथ ही कार खरीदने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है उन पर भी चर्चा करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि कारों से जुड़ी हुई शानदार खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच जाती है। साथियों, कार खरीदने के प्रोसेस में जो सबसे पहली चीज़ है वो होता है बजट को तय करना, यानी हमारी आमदनी कितनी है और उसमें हम कार के लिए कितना खर्च कर पाते हैं। बजट तय करते समय हमें सबसे बड़ी सावधानी जो रखनी है वो ये है कि हमें कार की एक्स शोरूम प्राइस देख करके बजट तय नहीं करना है, यानी कि एडवर्टीजमेंट देख करके हमें बजट तय नहीं करना है, बल्कि ऑन रोड प्राइस कितनी है उस कार की ये देख के बजट तय करना है। कई बार आप एक्स शोरूम प्राइस 5 लाख देखते हैं, लेकिन जब आप कार खरीदते हैं तो वो 6 लाख या 6,50,000 तक आपको मिलती है, और फिर आपको क्योंकि वो कार पसंद आ जाती है, लिहाजा आप 1 लाख से 1.5 लाख एक्स्ट्रा पे करते हैं और वो आपके पूरे बजट को बाद में जो है गड़बड़ा देता है। लिहाजा ये आपको सावधानी रखनी है। इतना ही नहीं, आपको ऑन रोड प्राइस के साथ साथ जब आपने कैलकुलेट कर लिया कि ऑन रोड प्राइस इतनी है, उसके बाद भी आपको 20 से 25,000 रुपये एक्स्ट्रा बजट उसमें जोड़ना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपको और एसेसरीज वगैरह के नाम पे या फिर कुछ खर्चा आपको करना पड़ जाता है। लिहाजा ऑन रोड प्राइस के साथ आपको 20 से 25,000 रुपये जोड़ के और फिर आपको तय करना है, यानी कि अपना बजट मानना है। उदाहरण के लिए आपका कैलकुलेशन बैठा है 7 लाख, तो आपने अब ये तय कर लिया कि आपको 7 लाख की कार खरीदनी। उसके बाद आपको तय करना है फ्यूल, यानी आपको कौन सा इंजन चाहिए या कौन सी फ्यूल वाली कार चाहिए। लिहाजा आपको डीजल कार चाहिए, पेट्रोल कार चाहिए या सीएनजी कार चाहिए, या आप बड़े शहरों में रह रहे हैं और आजकल इलेक्ट्रिक कारें भी आने लग गई है, लिहाजा आपको इलेक्ट्रिक कार चाहिए। तो इन चारों में से आपको ये तय करना है कि आपको कौन सी फ्यूल वाली कार खरीदनी। यदि आजकल के ट्रेंड की बात करें तो ज़्यादातर लोग पेट्रोल कार खरीदते हैं, तो आपको भी यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी है कि डीजल कारों का भविष्य नहीं है और सेकंड हैंड वैल्यू धीरे धीरे उनकी कम हो रही है, क्योंकि डीजल कारों पर सरकार बड़े बड़े शहरों में पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है और आने वाला समय पेट्रोल से भी इतर इलेक्ट्रिक कारों का है। लिहाजा आप यदि पेट्रोल कार की तरफ जा रहे हैं तो ये सबसे सुलभ साधन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि सीएनजी भी जरूरी नहीं कि भारत के प्रत्येक दूर दराज के इलाकों में अवेलेबल हो या फिर इलेक्ट्रिक कार आप खरीद सकें। लिहाजा पेट्रोल कार आपके लिए सबसे सूटेबल हो सकती है। लेकिन यदि आपका पहला प्यार या फिर आपकी पहली पसंद डीजल कार है तो वो भी आप खरीद सकते हैं। इतना करते करते आपने सेगमेंट भी तय कर लिया होगा, यानी आपको हैचबैक चाहिए, सेडान चाहिए, सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट चाहिए, मिड साइज एसयूवी चाहिए, या जो कार चाहिए वो आपने तय कर ली होगी। तो इस तरह से 3 चीज़ें, सेगमेंट तय कर लिया, फ्यूल तय कर लिया और बजट भी तय कर लिया। तो उसके बाद हम उस सेगमेंट की जितने भी कारें हैं जिस फ्यूल में आ रही है उन्हें देखना ज़रूरी है। लिहाजा कभी कभार हम जल्दबाजी में या फिर कहें कि फ़ोन पे कंप्यूटर पे देख के तय कर लेते हैं कि हमें ये कार ठीक है ले लेनी है, और कुछ समय बाद 2-3 महीने बाद जब हम कारों की दुनिया से रूबरू होते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, तब कहीं ना कहीं हमें अपने फैसले पर पश्चाताप होता है कि काश मैं पहले थोड़ा समझ जाता और ये कार ना लेके मैं वो कार लेता तो ठीक रहता। इस प्रकार की परिस्थिति ना बने, इसलिए आपको उस सेगमेंट की, उस फ्यूल में आने वाली प्रत्येक कार को चला करके टेस्ट ड्राइव ले करके देखना है, ताकि आप तय कर पाएँ कि इन सभी कारों में से 3 है, 4 है, 5 जितनी भी कारें हैं उनमें से आप बेहतरीन का चुनाव कर पाएंगे। जब आप उन्हें आसानी से या फिर कहें कि गौर से देखेंगे, उनको समय देंगे, तब कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके बाद आपने ये तय कर लिया कि आपको ये कार लेनी है, उसके बाद आप डीलरशिप पर जाते हैं तो आप उन्हें कहीं से भी ये महसूस न होने दें कि आपको ये कार पूरी तरह से पसंद आ गई है। लिहाजा आपको ये नहीं कहना कि ये कार मैंने फाइनल कर ली है, अब मैं किसी भी हालत में यही कार लूँगा। फिर डीलरशिप वाले क्योंकि इस मामले में काफ़ी माहिर होते हैं, लिहाजा वो चाहे सर्विस चार्ज के नाम पर करें या फिर हैंडलिंग चार्ज के नाम पर करें या कुछ अन्य चार्जेज जोड़ के या एसेसरीज़ को अलग तरीके से कुछ ऐड करके वो 5 से 10 हज़ार आपका बजट बढ़ा देते हैं। जब आप उनसे एस्टिमेट लेते हैं तब उसमें 5 से 10 हज़ार वो साथ में जोड़ देते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं कि ये क्यों किया, तो वो कहते हैं कि सर ये तो कंपलसरी आपको लेना ही होगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये ग्राहक इसी कार को लेंगे किसी भी हालत में, लिहाजा ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मजदूरी और कर ले। तो आपको डीलरशिप से बातचीत करते हुए ये ध्यान रखना है कि अपना राज नहीं बताना है, मन की बात नहीं करनी, बल्कि आपको ये कहना है कि हमने 2-3 और कारें देखी है, 2-3 और कारें देख रहे हैं, लिहाजा आपकी यदि कार हमें पसंद आ रही या फिर आपकी डील जो हमें पसंद आई तो हम इस कार को अवश्य लेंगे। इसके साथ ही हम जानते हैं कि बहुत सारी कारों पर डिस्काउंट ऑफर भी चलते हैं, तो उसके बारे में आप पहले से ही जानकारी करके डीलरशिप के साथ बातचीत कीजिए। डीलरशिप हो सकता है शुरू में ना
न करें कि नहीं हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे। लिहाजा आपको काफ़ी गहनता के साथ या फिर उनसे काफ़ी डीप में बात करनी होगी ताकि कुछ न कुछ डिस्काउंट आपको मिल सके। तो साथियों, इस तरह से डीलरशिप से आपने एस्टीमेट ले लिया, यानी एक कार पसंद कर ली और उसका कुल कितना आपको बजट खर्च करना वो भी ले लिया। उसके बाद यदि आप सभी पूरा जो खर्चा है, बजट है, वो कैश में पे कर रहे हैं, फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बाद आमतौर पर लोग जो है वो कार लोन लेते हैं। लिया जाए यहाँ से शुरू होता है कार लोन का प्रोसेस। और यहाँ सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि कार लोन यदि आप डीलरशिप के थ्रू ही लेते हैं, हालांकि वो तुरंत आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि दूसरी जगह से यहाँ सस्ता मिलेगा, तुरंत वो बैंक के कर्मचारियों को बुला लेते हैं, आपके साथ उनकी बातचीत करवाते हैं। फिर भी आपको उनकी बातों में नहीं आना, बल्कि अपने हिसाब से किसी भी बैंक से आप लोन करवा सकते हैं। यदि आप डीलरशिप के थ्रू कार लोन या इंश्योरेंस करवाते हैं तो उनमें डीलरशिप का कमीशन होता है, लिहाजा उसमें कुछ आपको ज़्यादा कॉस्टली वो पड़ेगा। यदि आप कार लोन अपने हिसाब से अपनी बैंक से करवाते हैं, निश्चित तौर से उसमें कुछ फ़ायदा है। और ऐसा ही इंश्योरेंस के साथ है, इंश्योरेंस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फटका लगाने का प्रयास करते हैं डीलरशिप। लिहाजा आपको आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं जहां आप इंश्योरेंस की जो है तुलना कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये ठीक है, ये सही है, ये गलत है। तो उस तरह से आप 2 से 4 हज़ार रुपये और बचा सकते हैं। साथियों, कार लोन का पूरा प्रोसेस क्या है, वो एक लंबा प्रोसेस है, लिहाजा उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, ये सब होने के बाद जब आपका कार लोन सैंक्शन हो जाता है तो बैंक के थ्रू या तो जिस बैंक से आप कार लोन सैंक्शन कराते हैं वहाँ से या तो सीधा जो है बजट या मनी है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है डीलरशिप के पास। जब कार आपकी डिलीवरी होती है तब उससे पहले नहीं करते हैं, या फिर डीडी बना के वो आपको दे देते हैं कि आप वहाँ जो है वो डीडी जमा करवा के अपनी कार ले सकते हैं। किसी भी तरह से वो अमाउंट 80% या 90% तक हो सकता है पूरी कार का। तो इस तरह से जब आप पूरा अमाउंट पे कर देते हैं तो उसके बाद डिलीवरी का समय आता है, यानी आपको कार मिलती है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, कार लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी जानकारी रखनी होगी, ताकि डीलरशिप यहाँ जल्दबाजी में या आप क्योंकि एक नई कार खरीद रहे हैं, आपके मन में उत्सुकता है, परिवार के सदस्य साथ में, और आप छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देखते हैं, तो डीलरशिप इसी इंतजार में या ताक में रहता है कि यहाँ 5 से 10 हज़ार का फटका और लगा दिया जाए। कैसे? एक तो वो जो है वो अलग अलग चार्ज कोई बढ़ा देते हैं, या फिर आप यदि बिल वगैरह आपको मिलते हैं उनको गौर से अलग अलग नहीं देखते हैं, उन्हें लग जाता है कि ये ज़्यादा चिंता करने वाले ग्राहक नहीं है, लिहाजा वो कुछ न कुछ उसमें ऐड करते जाते हैं। लिहाजा सबसे पहले आपको जो भी एक्स्ट्रा एसेसरीज आपने शोरूम से लगवाई है उनका अलग से बिल अवश्य देखें, उनकी रेट क्या वो देखें, और हो सके तो उस पर भी आपको मोल भाव करना है। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा कोई चार्जेस वगैरह लगे हुए हैं तो वो भी आपको पेपर्स में देखने हैं। इसके साथ ही यानी कि कागजात की जांच करने के साथ साथ आपको जो अपनी कार है उससे भी बहुत गौर से अवलोकन करना, देखना है कि कहीं उस पर किसी प्रकार का स्क्रैच नहीं आया हुआ हो, कहीं कोई डेंट पड़ा हुआ नहीं हो, कहीं से किसी प्रकार का डैमेज या फिर अलग कलर किया हुआ इस प्रकार का नहीं दिख रहा हो। उस पर हाथ से छू के देखना, या फिर गौर से आपको पूरी कार जो है वो हो सकता है ट्रांसपोर्ट के चलते या फिर जहाँ फैक्ट्री से कार बन के शोरूम डीलरशिप तक आती है हो सकता है उस दौरान कुछ स्क्रैच वगैरह लग जाए। लिहाजा आपको बहुत सावधानी के साथ अपनी कार को ध्यान से देखना है। और इसके साथ ही आपकी कार कितने किलोमीटर चली हुई है ये भी आप अवश्य देखें। हो सकता है 5 से 10 किलोमीटर आपकी कार चल सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे ज़्यादा यानी 50, 60 या 100 किलोमीटर आपकी कार चली हुई है तो आप ज़रूर इसे अवश्य देखें, क्योंकि इतनी कार आपकी किसी भी सूरत में नहीं चलनी चाहिए। हो सकता है शोरूम के किसी व्यक्ति ने या फिर कहीं उन्होंने उसको काम में लिया हो, लिहाजा आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कार 10 या अधिकतम 20 किलोमीटर से ज़्यादा ना चली हुई हो। और साथ ही आपने जैसा कि हमने चर्चा की स्क्रैचेज वगैरह या फिर स्पेयर व्हील है या फिर टूल किट है, वो सभी चीज़ें, जैक वगैरह है, वो सभी चीज़ें हैं वो आप गौर से देखें और कंफर्म कर लें कि सब चीज़ें ठीक है, सही सलामत है। उसके बाद आपको करना क्या है कि यदि आप कार की डिलीवरी ले रहे हैं तो उसके बाद सावधानी के साथ कार को ड्राइव करें, क्योंकि पहली बार आप एक नई गाड़ी पे बैठेंगे, यानी कि पहली बार का मतलब ये है कि उस नई कार को पहली बार ड्राइव करेंगे, तो लिहाजा आपको काफ़ी सावधानी के साथ उसे ड्राइव करके शोरूम से बाहर लाना है यदि आप कर रहे हैं तो। और उसके बाद घर तक भी आप उसे बहुत सावधानी के साथ यूज़ करें, ताकि शुरुआत में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 से 4 दिन जब आप उस कार को यूज़ करने लगेंगे, 2 से 4 दिन बाद उसका जो है वो आपके साथ मित्रता हो जाएगी, यानी आपका जो अनुभव है वो
आपको कार के साथ जुड़ जाएगा और कार को आप आसानी से ड्राइव कर पाएंगे। शुरुआत में भले ही आप कितने ही वर्षों से कार चलाते आ रहे हो, लेकिन फिर भी नई कार यदि आप ड्राइव कर रहे हैं तो शुरुआत में 100-200 किलोमीटर तक आपको सावधानी के साथ कार को ड्राइव करनी है। तो साथियों, इस तरह से कार खरीदने का पूरा प्रोसेस पूरा होता है और उसके बाद EMI शुरू होती है, यानी आपको बैंक को जो लोन है वो चुकाना पड़ता है, साथ में फ्यूल का खर्चा आता है, साथ में कार की जो सर्विसिंग है उसका खर्चा आता है। कुल मिला के ये कि आपको सिर्फ इसलिए कार नहीं खरीदनी कि आपके पास 7 लाख बजट है, बल्कि आपको इसलिए खरीदनी है कि आप बाद में भी आसानी से केयर कर सकें। तो साथियों, कार खरीदने से संबंधित ये एक छोटी सी सलाह या फिर कहें कि उपाय या सुझाव थे जो हमने आपके साथ साझा किए। आशा करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।